जी, आज हम बात करेंगे एक इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट तो नहीं, मतलब है कि पूरा का पूरा एक वाक़या हुआ है गज़ा में। जो गज़ा में जो फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन, आप उसको कह सकते हैं। मैं तो मुजाहिदीन कहूँगा। कुछ लोग उसको ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग उसको टेररिस्ट कहते हैं, कुछ मुजाहिदीन कहते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि यूर माई टेररिस्ट कैन बी योर हीरो। और तो इस तरह होता है, कुछ लोगों के वो हीरो होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो टेररिस्ट होते हैं। परसों मैं इस बारे में बात करूंगा कि हमला हो गया, यानी गजा में एक ज़बरदस्त किस्म का हमला हुआ है, जिससे दो तीन बातों का कि क्या हमें पता चलता है इस हमले से, और क्या इसकी पॉलिटिकल क्या एनाटमी हम करेंगे कि पॉलिटिकली इसका किसको फायदा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि भैया इसका ये ज्यादती हो रही है या इसके साथ, ये डिपेंड करता है आप किस साइड पे हो। वो हर कोई अपना अपना साइड उन्होंने पकड़ा हुआ है, और हर किसी को लगता है कि ये साइड सही है और वो साइड गलत है। मैं सिर्फ अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि पॉलिटिकली इसमें किस किस को फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो हमला हो गया, ठीक है। हमला क्यों हुआ? वो एक ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन दोनों ममालिक के दरमियान में चल रहा है, सही है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल ही चल रहा था। ऑलमोस्ट नॉर्मल से मेरा मतलब है कि रेगुलर जो तू तो मैं होती है वो तो होती रही, मगर उसके अलावा ऑलमोस्ट सब चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। तो अभी क्यों हुआ इसकी, अगर आप किसी को पता नहीं है तो मैं अभी वैसे ही बता देता हूँ उनके लिए। अगर जो पॉलिटिकल, जिनका कोई वो नहीं है, जो नज़र नहीं रखते पॉलिटिक्स पे और दुनिया के पॉलिटिक्स पे, तो उसके बारे में बात कर देता हूँ। अभी यूएन का एक वो हो गया, वो एनुअल एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें मेरे ख्याल में ये बात सबसे सामने आ रही थी कि चलो ठीक है, अब सऊदी अरब भी मानने को तैयार है कि चलो ठीक है, ये भी एक मुल्क है, इसराइल, उसकी हैसियत को मानने को तैयार है। और उसकी बातें चल रही थी पस पर्दा, बहुत टाइम से चल रही थी। खैर एनी हाउ, जब वो बात चल रही थी तो अभी इन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज किया कि चलो ठीक है, आप मान लो, मतलब है कि साइन कर दो और उनके साथ डील कर दो, जिस तरह भी अभी दुबई वगैरह इन ममालिक ने किया, यूएई ने। तो वो बात तकरीबन कंफर्म होने वाली थी। अच्छा, ये बात जब हो रही थी तो उससे एक फ़ायदा ये होता इसराइल को कि अगर क्या नाम है, सऊदी अरब मान जाता, तो फिर ये बात इसराइल को दूसरे ममालिक को समझाने के लिए कोई मसला नहीं होता, या अमेरिका को समझाने के लिए पाकिस्तान, या इस तरह जो दूसरे ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, उनको ये समझाने में फिर उनको कोई वो नहीं होती, बल्कि उनके अवाम को स्पेशली। क्योंकि पाकिस्तानी एलिट, मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो तैयार है इसराइल को मानने के लिए, अवाम ही नहीं मानने को तैयार है, ये मसला है। तो वो कहेंगे कि यार सऊदीया मान गया तो आप लोग क्यों नहीं मानते। और फिर तो मेरा ख्याल में बेवकूफ़ तो बहुत है कि सऊदीया जो करता है वो बस डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर वही आती है और इसलिए वो कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक मुल्क अपने, और हर एक मुल्क में जो हुक्मरान है वो अपने आप को देखते हैं और फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि चलो ये बात तो चल रही थी, तकरीबन होने वाला था सब कुछ, और सब कुछ उन्होंने नॉर्मलाइज भी कर लिया था, तो ये बात होने वाली। दूसरी बात ये थी कि दूसरा अगर आप पहलू देखें कि चाइना कई ज़माने से, मतलब कई ज़माने से मेरा मतलब है कई महीनों से, वो पर तोल रहा है ताइवान पे हमला करने के लिए। ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, अपना अमेरिका, अमेरिका कभी उसको कोई मिसाल दे देता है ताइवान को, कभी क्या कह देता है, कभी वो उधर ऐलान कर देता है कि अगर उस पर हमला किया तो हम भी उसके हेल्प के लिए आएंगे। ये वो सारी बातें चलती रहती हैं। फिर ये G20 का वो समिट हुआ उस क्या कहते हैं अपना इंडिया में, तो उसमें भी काफ़ी ऐलानें हो गई। उसमें यूं एक ऐलान हुआ कि 1 करोड़ जाएगी वो मेरे ख्याल में इसराइल तक, और फिर सऊदी अरबिया से, और इस तरह पूरा यूरोप उसको कनेक्ट करेगी, और ये पूरा बिजनेस का एक वो होगा। जब सऊदी अरेबिया इसराइल को मानेगा तो ये कनेक्ट करता रहेगा, क्योंकि अभी तो बॉर्डर बंद है वो वाला।
अच्छा, जब वो बात ये आती है कि चाइना और जब चल रहा था चाइना के बारे में बात, चाइना और ताइवान के बारे में, तो अमेरिका हर दफ़ा अपने आप को मशरूट, मतलब है कि जो हमेशा से बनता रहता है बदमाशी की तरह, वो कभी भी आकर दरमियान में कहते था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चाइना चुप था। एट द सेम टाइम रशिया का तो ऑलरेडी चल रहा है, और रशिया का तो चल रहा है, और रशिया को वो मेरे ख्याल में को हराने के लिए यूक्रेन को तकरीबन 30-40 बिलियन डॉलर वो वहां पर लगा चुके हैं, जो कि अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ उस जंग में। उल्टा यूरोप और अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया उस जंग की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ी बात। तो यूक्रेन और रूस का जो जंग चल रहा है उसमें वो जिस तरह अभी अभी पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन को अमेरिका और वेस्ट जो है वो पैसे देना बंद कर दे तो एक ही हफ्ते में वो मेरा खाना कोलैप्स कर जाएंगे। और इस वजह से नहीं कोलैप्स करेंगे कि रूस कुछ ज़्यादा ही उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, उनके पास है ही कुछ नहीं, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने अभी 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 ये स्टेटमेंट दिया है। फिर ये अभी बात चल रही थी कि हम देते रहेंगे। अच्छा, उस जंग से पैसों की वजह से, मतलब है कि काफ़ी महंगाई है ये दूसरे ममालिक में, क्योंकि रूस ने जो सस्ता फ्यूल था वो यूरोप को देना बंद कर दिया। जर्मनी के बिल्कुल लाले पड़ गए हैं, उनका बिल्कुल बिजनेस स्टॉप हो गया सब कुछ। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा चाइना को हुआ। चाइना तभी तो रूस के साथ बैठा हुआ है। ये पॉलिटिकल एक फ़ायदा था जंग से। दूसरी बात यह है कि पोलैंड जहाँ पर रूस ने समंदरी रास्ता बंद किया था गंदम लेकर जाने के लिए, जो यूक्रेन बेचता था दूसरे ममालिक को, तो वो पोलैंड के थ्रू लेकर जाते थे। तो पोलैंड में गंदम सस्ता हो गया, तो वहाँ के फार्मर्स ने कहा कि ये तो हमारे रेट से भी सस्ता है, तो हमें क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। यूक्रेन ने उल्टा पोलैंड के साथ पंगा ले लिया कि हम उनके ऊपर केस कर दिया इंटरनेशनल उसमें, बेवकूफ़ों ने, क्योंकि पोलैंड ने ऑलमोस्ट $3 to 4 बिलियन दिए थे। खैर वो उन्होंने भी पुल आउट कर दिया। फिर हंगरी और स्लोवाकिया था कि कौन सा मुल्क था, उन्होंने भी पुल आउट कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास भैया पैसे नहीं है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, रिसेंटली क्या अभी चल रही है कि है बहुत ज़्यादा ममालिक इस तरह हैं कि उन्होंने कहा कि भैया हमने इतना आपको असला दे दिया है कि हमारे जो मतलब है कि तुम एक गोदाम में चीज़ें रखो, हमने जो गोदाम थे ना वो उसके जो पुराना माल था वो तो ख़त्म हो गया, जो नया माल है उसका भी मतलब है कि हमें ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई। मतलब इतना ख़त्म हो गया कि हमें अपने लाले पड़ गए। कल को हमारे साथ जंग किसी की हो गई तो हम तो वो हो जाएंगे। हमारे पास होना, अमेरिका ने भी यही कहा कि हमारे पास है नहीं, उसके जर्नलों ने खुद बोला है। अच्छा, थाईलैंड में जो वो था कन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान, उसका क्या नाम है अपना, चाइना और थाईलैंड का, तो उसमें तो अमेरिका बार बार कह रहा था कि हम देंगे। दूसरे ममालिक ने भी कहा कि हम भी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक एट द सेम टाइम ईरान और उसका भी अपना पंगा चल रहा था इसराइल का। तो ईरान तो इतना खास प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा था, इसराइल कोशिश कर रहा था बार बार ईरान पे कभी कभार बमबारी या कुछ हवाई कुछ वो क्या कहते हैं फिजाई उसको क्रॉस करना, बॉर्डर को क्रॉस करना और इस तरह। खैर ये सारी बातें जब इकट्ठी हो गई तो मेरे ख्याल में कोई भी जंग जो है ना वो बिला वजह नहीं होती और उसका भी कोई ना कोई वजह होती है। तो 5,000 मतलब उसके अलावा जो अपना इसराइल था वो दुनिया को यही बोलता रहता था कि भाई इन्होंने इतने हमले किए, रॉकेट फेंके हैं, छोटे छोटे रॉकेट थे, रॉकेट वो जो मेरे ख्याल में शादियों में नहीं फेंकते उस टाइप के रॉकेट होते थे, और हमने सारों को इंटरसेप्ट किया है और ये किया है। आयरन डोम उसको कहते थे। मतलब आयरन डोम का मतलब है, डोम का मतलब होता है वो खबर की तरह का, वो नहीं होता बिल्कुल इस तरह गुंबद। तो मतलब है कि वो हमने बिल्कुल उस तरह का एक गुंबद बना दिया है इर्द गिर्द इस पूरे इसराइल के ऊपर, और कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं आ सकती हमारे इजाज़त के बगैर। तो ये एक मैसेज था। आयरन डोम वैसे जो सिस्टम था ये ऑलमोस्ट उसमें भी फेल हो चुका था। इससे जो सिमिलर सिस्टम है वो अमेरिका के पास भी है ऑलमोस्ट,
और वो किसी हद तक यूक्रेन वॉर में भी फेल हो चुका है। तभी ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं रूस का वो लेने के लिए, वो जो उनका सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मगर उनके पास भी उसी तरह का है। खैर, कह रहे हैं कि 7,000, कोई कह रहा है 5,000, कोई कह रहा है 7,000 मिसाइल फेंके एक साथ में। बिल्कुल ही क्रश हो गया सिस्टम, मतलब ये बैठ गया, उसने रिएक्ट ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया। ये एक मैसेज था, छुपा छुपा नहीं बल्कि लाउड मैसेज था इसराइल के लिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले कहेंगे ईरान की तरफ से, कि भाई ये तो हमने मुल्कों का वो मुकाबला नहीं चल रहा है, मतलब है कि आप एक तंजीम के साथ लड़ रहे हैं और आप अपने आप को नहीं बचा सके। मुल्क के साथ लड़ेंगे, आजकल ईरानी जो असला है वो तो मतलब है उसके तो चर्चे चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो। ये एक मैसेज तो पॉलिटिकली उनको चला गया। दूसरा जो मैसेज है वो सबसे पहले मैसेज गया अभी सऊदीया के पास, कि ये जो तुम मानने और रिकग्नाइज करने की बातें करो तो इससे ज़रा पीछे हटो, ज़रा आराम करो, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो कई सालों से फ़लस्तीन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लोगों के जहन से वो उतर चुका है, तो वापस से याद आ गया मुसलमानों को। आप कुछ करेंगे तो फिर लोग तू करेंगे अफगानिस्तान, उस पर सऊदी अरेबिया पे, कि तुमने क्या किया और वो किया और ये और वो, तो इस वजह से सऊदीया थोड़ा सा दब जाएगा। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमारा जो है ना सबसे पहला जो है वहाँ पर दोस्त इसराइल है और हम उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइना और रशिया ने एक किस्म का मैसेज दे दिया कि भाई तुम हमारे पंगे में हाथ डालोगे तो तुम्हारा एक पंगा इधर भी है, तो उसमें हम हाथ नहीं पूरे के पूरे घुस जाएंगे, ठीक है ना। और घुसने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही मतलब है कि नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मैसेज दे दिया, प्लस अमेरिका जो है वो एंगेज हो गया अभी इसराइल में, क्योंकि ज़्यादातर उनकी कंसंट्रेशन अब होगी इसराइल को बचाने में या उनको हेल्प करने में या जो भी है। ताइवान बेचारा गया बाढ़ में, ठीक है ना। तो अब ये एक और बात हो गई। तीसरी बात जो है वो अभी जाएगी उस तरफ, क्या नाम है अपना, यूक्रेन। तो अमेरिका में ऑलरेडी जिस बंदे ने पिछले दिनों मैकार्थी ने एक ट्रीटी थी जो इनका होता है कि बजट एलोकेट करना होता है, जो बजट पे साइन कर दिया कि हाँ आप बढ़ा दो पैसे और ये और वो, ये कंजर्वेटिव्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान में एक मतलब है कि अगर आपके सीट्स ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको उनसे बैठ कर बजट पास करना होता है। तो उसने साइन करके पास करा दिया। रिपब्लिकन में थे सेनेटर्स, उन्होंने कहा कि भैया किस तरह साइन करा दिया, हमसे पूछा नहीं, कुछ बात डिस्कस नहीं की और साइन करके वो कर दिया। उसने कहा साइन तो किया है मगर यूक्रेन को हम पैसे नहीं देंगे। उसने कहा पैसे देंगे नहीं, खत्म कर दो यूक्रेन का मसला। वो कुछ और भी इस तरह बातें कर रहा था। वो जो रिपब्लिकन है उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ इसके खिलाफ। फिर मैं कहा जी ये पता है मेरे ख्याल में भगोड़ा बन चुका है। उसको भैया उसकी सीट से ही उड़ा दिया, मतलब एक काफ़ी स्ट्रांग बंदा था अपनी पार्टी में, उसको सीट से उड़ाई कि भैया अपना काम करो, तुम जिस काम के लिए हम लेकर आए थे तुम तो उल्टा लगे हुए हो। तो ये एक मैसेज गया अमेरिका के पॉलिटिशियंस की तरफ कि भैया हम यूक्रेन से हाथ धो रहे हैं और हम अपना खुद का, क्योंकि हमारी इकानमी खुद तबाह होने की तरफ जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट अमेरिका के पास भी तेल और गैस का वसाइल थोड़ा सा कम, क्योंकि अब अपना कम हो रहा है, क्योंकि अपने वो निकाल नहीं रहे। कह रहे कि अभी छोड़ो, जब सारी दुनिया के पास ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपना निकालेंगे। तो यही था। तो अमेरिका में अभी ये जंग चल रहा है कि चलो ठीक है पैसे नहीं देंगे यूक्रेन को, मगर चलो ठीक है कल को फैसला कर लिया कि हम देंगे, तो फिर वो कहेंगे कि हम इधर देंगे तो फिर उसका हेल्प कौन करेगा, अपना इसराइल का। तो ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है अब तो सियासत डामाडोल हो गई। वेस्ट जो यूरोप है वो ऑलरेडी महंगाई की वजह से वहां पर कई गवर्नमेंटें बदल गई हैं। अभी परसों स्लोवाकिया के कौन से उसमें इलेक्शन हुए हैं जो बंदा प्रो रशिया था वो जीत गया। तो
इस तरह की कई गवर्नमेंटें अभी बदल रही हैं, और इस वजह से बदल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, आपने सारे पैसे उधर दे दिए यूक्रेन को, हमारे ऊपर भी तो कुछ लगाओ ना। हमें यूक्रेन के जंग के साथ हमें क्या करना है? ना हमें उससे कोई गिला है, ना कोई हमें उससे कोई नुकसान है। हम यूक्रेन जाने थे, रशिया जाने, हम क्या करें? और अभी तक रशिया ने हम पे तो हमला नहीं किया। ये हिस्टोरिकली देखे तो यूरोप ने रशिया के, वो भी यूरोप का हिस्सा, मगर पूरे यूरोप ने रशिया पे ज्यादातर हमले किए। तो ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है, और ये जो हमला है ना, ये बिला वजह नहीं हुआ है, ये एक मैसेज था ये दूसरे ममालिक को, भैया तुम अभी तक टांग अड़ा रहे थे, हमने टांग नहीं अड़ाई, और ना तुम उंगलियां दे रहे थे, तो हम उंगलियां नहीं देंगे, हम पूरी घुसेंगे आपके अंदर। और जब घुसेंगे तो आपको फिर महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको काफी ज्यादा दर्द होगा, और वो दर्द शुरू हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको लोग ये कहेंगे कि इस्लाम इस्लाम की बिल्कुल जंग है, मैं ये मानता हूँ, मगर हर जंग जरूरी नहीं होती कि सिर्फ इस्लाम के उसके इस्लाम ही उसका फायदा उठाए या नुकसान हो। ये दूसरे ममालिक भी उसका, हर एक मुल्क अपने मुताबिक हर एक चीज से फायदा उठाता है, ये बात पक्की है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो फलस्तीन के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बल्कि हमारी फ़ौज जो है वो तो बैठी हुई है। मुस्लिम उम्मा की सबसे, पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की फ़ौज जो है मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी फ़ौज है, एटम बम है उसके पास, और वो मुसलमानों को बचाने के लिए, मतलब मुसलमानों के नाम पे बनी है मुल्क, और इसका मकसद ही है कि मुसलमानों को बचाए। सो पता नहीं इस्लाम सिर्फ इस्लामाबाद में है या रावलपिंडी में होता है या कहाँ पर है, मुझे अभी इसका पता नहीं है। ये ज़रा खुल के अगर कोई बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये वैसे एक बात है, अभी तक कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं इतना खास किस्म का। एनी हाउ ये कुछ पॉलिटिकल सिनारियोज है जो एक ही इंसिडेंट के साथ वाबस्ता है, मतलब है कि ये एक वाक़या हुआ है ना, तो इससे दूसरे और वाक़यात जो है ना, जो जो दूसरे और जगह हैं, वो उस वजह से थोड़े से इफेक्ट हुए होंगे। सो देखते हैं अब क्या होता है। अल्लाह करे कि खैर हो, और आसानी पैदा करे इंशाल्लाह अल्लाह उधर के मुसलमानों के लिए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।